हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज के व्याख्यात्मक क्वेश्चन रहेंगे 125 और जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा राहत पावस ऋतु हम पर, जब तेज श्याम सिधारे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, कौन सा है, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। गोपियां क्या कर रही हैं, कृष्ण की याद में क्या कर रही हैं, नैनों से बरसात कर रही हैं रो रो करके। इसकी क्या करेंगे हम लोग, व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर व्याख्या क्या है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा राहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे पंक्ति वियोग श्रृंगार रस है। इसमें जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरुक्त नायक नायिका के मिलन का अभाव हो, मतलब कि मिल ना पाए, वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर जो गोपियां हैं वो क्या हैं, कृष्ण के वियोग में क्या हैं, परेशान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यशोदा हरि पालने झुलावे हर लावे दुर्लावे और दुलरावे महलावे जाई सोई कछु गावे, और वो सोने के लिए कुछ गाती हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर क्या है, वात्सल रस है। ठीक है, इसमें वात्सल रस है। जहाँ पर माता पिता के प्रेम की बात होती है वहाँ वात्सल रस होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर इसकी व्याख्या क्या है, एक तो इस पंक्तियों में वात्सल रस है, छोटे बच्चों के सौंदर्य, उनकी चेष्टाओं मतलब कि उनकी इच्छाओं को देखकर मन में जो स्नेह भाव उत्पन्न होता है उसे से वात्सल रस निष्पादन होता है। ठीक है, इसका अस्थाई भाव क्या है, वात्सल है। यहाँ पर वात्सल होना चाहिए, वात्सल। ठीक है, यहाँ पर वात्सल होना चाहिए। अनुराग है। ठीक है, यह इस पंक्ति में सुत स्नेह अथवा पुत्र पुत्री स्नेह है, मतलब एक सुत माने पुत्र और किसका क्या है, पुत्र और पुत्री को सुलाने का प्यार इसमें जताया गया है इन पंक्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, बिहारी हिंदी का संबंध नहीं है। क्या अवधी, यहाँ पर अवधी से नहीं है। ठीक है, अवधी किसकी है, तो ये छत्तीसगढ़ी की है। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों हैं, लेकिन अवधी नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है कि बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश की उपभाषा है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली और वज्जिका बोलियां आती हैं, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं जो अर्ध मागधी अपभ्रंश से क्या है, अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसकी पीडीएफ आप लोगों को न्यू टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, न्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगही किस प्रदेश की बोली है। तो मगही किस प्रदेश की बोली है, तो ये बिहार की बोली है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है, मगही भोजपुरी तथा मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं जो मगही अपभ्रंश से अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मगही अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। ठीक है, अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है, तो ये ब्रचड़ से माना गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्रचड़ बोली से माना गया है। मगही मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, वज्जिका बोलियां आती हैं। अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदू मग पर पाँव न रखियो का बहुते जो हिंदी भखियो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली की हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अवधी में लिखी हैं ये काव्य पंक्तियां। इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, अवधी भाषा में लिखी ये प्रसिद्ध पंक्तियां सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि नूर मोहम्मद द्वारा लिखित अनुराग बांसुरी से क्या की गई हैं, ये ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पक्ष स्वर है। पक्ष मतलब कि जो बोलने में पीछे से क्या होता है, पीछे का भाग क्या होता है, उठता है।
तो यहाँ पर कौन सा पाच्य स्वर है, यहाँ पर आ जो है ये पाच्य स्वर है। यहाँ पर देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पाच्य भाग मतलब कि पिछला हिस्सा काम करता है, उठता है, उसे क्या कहते हैं, पाच्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ आता है, ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है और क्या आता है, औ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, कौन सा देशज शब्द है ये बताना है। तो खिड़की यहाँ पर क्या है, देशज शब्द है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो याकर देश में उत्पन्न भाषा जो आम बोलचाल में प्रस्तुत होती है उसे देशज कहलाती है। वो क्या कहलाती है, देशज भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो चा छा जा यहाँ क्या होती हैं, तालव्य होती हैं। यहाँ पर व्याख्या देखो, चा वर्ग के सारे व्यंजन क्या होते हैं, तालव्य ध्वनि के होते हैं। का वर्ग के कंठ होते हैं और टा वर्ग के मूर्धन्य होते हैं। ता वर्ग के दंत होते हैं और पा वर्ग के ओष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो लिपि कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर अंग्रेजी जो है ये लिपि नहीं है, ये रोमन में आती है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या क्या है कि अंग्रेजी एक भाषा है, इसकी लिपि रोमन है, जबकि अरबी भाषा की, गुरमुखी पंजाबी भाषा की तथा देवनागरी हिंदी की लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का अभी बताई मैं कि क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, चावड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उसके प्राण सूख गए में कौन सा वचन निर्धारित कीजिए। इसका वचन बताना है तो ये बहुवचन में हमेशा होता है प्राण। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण बहुवचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सज्जन का संधि विच्छेद होगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सतधन जन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सतधन जन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। सज्जन संधि कौन सी है, तो यह एक व्यंजन सतधन जन होगा, इसमें व्यंजन संधि है। यदि आघोष व्यंजन के पश्चात ला और कुछ परिस्थितियों में जा आए तो आघोष व्यंजन भी ला तथा जा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए उदधन लास, तो बराबर क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ऋण मुक्त। ऋण मुक्त में कौन सा समास है, ऋण से मुक्त, ऋण से क्या है वो मुक्त है, कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि वो ऋण से मुक्त है, उसके पास कोई भी कर्जा नहीं है। तो यहाँ पर जिस शब्द में कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है, जैसे कि जन्मांध, जन्म से अंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी पर्यायवाची है। ठीक है, तो निर्वाण क्या है, मोक्ष का पर्यायवाची है। इसके कुछ यहाँ भी निर्वाण क्या है, मोक्ष का पर्यायवाची है। निर्वाण के अन्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं, जैसे कि मुक्ति, छुटकारा और परम पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चम्र शब्द का भिन्नार्थक क्या होगा। सम भिन्नार्थक क्या हो जाएगा, चरम हो जाएगा। यहाँ पर चर्म का संभिन्नार्थक चरम है। चर्म शब्द का अर्थ चमड़ा तथा चरम शब्द का अर्थ सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पर नष्ट कर देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, नष्ट कर देना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मोहन ने जुआ खेलकर बाप के पैसों को खाक में मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। तो कालिदास की रचनाओं के क्रम में दूसरी रचना आती है अभिज्ञान शकुंतलम। पहली रचना क्या है, रघुवंशम है। दूसरी अभिज्ञान शकुंतलम है। तीसरी मेघदूतम है और चौथी ऋतु संहारम है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। फिर है नाटक है प्रतिमा नाटकम, ये भास द्वारा है। ठीक है, 10 रूपम आचार धनंजय का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती माधव किसकी रचना है। तो मालती माधव किसकी रचना है, तो मालती माधव किसकी है, भवभूति की रचना है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, ये मालती माधव भवभूति की रचना है। रत्नावली, इसके अलावा रत्नावली, नागानंदम, प्रियदर्शिका, नैदिश्चरितम, श्री हर्ष की ये रचनाएं हैं। 10 कुमार चरित, काव्यदर्श, अवंति सुंदरी, कथा, कला परिच्छेद तथा दृश्यदान काव्य आदि ये किसकी हैं, तो ये दंडी की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि दस कुमार चरितम किसकी रचना है। तो दस कुमार चरितम किसकी रचना है, तो ये दंडी की रचना है। इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे। दस कुमार चरितम महाकवि दंडी की रचना है। महावीर चरित, मालती माधव एवं उत्तर रामचरित ये भवभूत द्वारा रचित हैं। ठीक है, दंडी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, दस कुमार चरित, काव्यदर्श, अवंति सुंदरी, कथा तथा कला परिच्छेद आदि ये क्या हैं, दंडी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामू घर से निकला, इस वाक्य में रामू में कौन सा कारक है। रामू घर से निकला, इसका मतलब कि रामू घर से अलग हुआ, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पर रामू को अलग होने की बात हुई है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ता अलग हुआ है, लेकिन यहाँ पर रामू भी घर से क्या हुआ है, अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठरी शब्द है, गठरी शब्द क्या है, गठरी शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। अत्याचार में अतिधन आचार, इसका विच्छेद हो जाएगा, यण संधि है। ठीक है, यण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है। उत्तर और दक्षिण में कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। इसका विग्रह करेंगे। उत्तर और दक्षिण जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा प्रत्येक पदों के बीच और एवं या अथवा में से किसी एक का लोप पाया जाए, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के समस्त पद में दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक तो इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है, दूसरा क्या है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामा रावण ममार। ठीक है, रामा रावण ममार में कौन सा लकार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिट लकार है। ठीक है, कौन सा लकार है, तो लिट लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मति शब्द में कौन सी विभक्ति है। मति शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो मति शब्द में प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इदम रामेशस्य पुस्तकम अस्ति। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, इसमें कह रहा है कि हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि यह रमेश की पुस्तक है। ठीक है, यह क्या है, रमेश की पुस्तक है। नेक्स्ट है कि बालिका गच्छन्ति, बालिका गच्छति अस्ति, बालिका गच्छति अस्ति ना, अस्ति भी लगा है और गच्छति भी लगा है कि गच्छति माने होगा होगी और अस्ति माने होता है क्या, है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बालिका जा रही होगी। ये इधर होगी भी होना चाहिए क्योंकि गच्छति भी लगा है, तो बालिका जा रही होगी होना चाहिए था। ठीक है, जा रही होगी, जा रही के बाद होगी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या में देखिए दिया है। ठीक है, बालिका जा रही है होगी। ठीक है, ऐसे ही ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें मलकत नहीं है सूफी साधना में। सूफी साधना की व्याख्या देखेंगे। सूफी साधना के 4 पड़ावों में मलकत नहीं है। सूफी सिद्धांत में इस हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को 4 पड़ावों को से गुजरना पड़ता है, शरीकत, तरीकत, हकीकत, मरीफत या फिर मरकत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। कुआनो नदी किसकी है, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य कृतियां हैं काठ की घाटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूटियों में टंगे हैं लोग, ठोकियों पर टंगे लोग या फिर मेघ आए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सर्वेश्वर दयाल की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। नाथ संप्रदाय के कौन थे, तो गोरखनाथ को माना जाता है नाथ संप्रदाय का। यहाँ पर देखिए नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मच्छिंद्र नाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि महापुराण के रचनाकार कौन है। तो महापुराण किसकी रचना है, तो पुष्पदंत की रचना है महापुराण। इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत के द्वारा लिखित ग्रंथ 63 महापुरुष गुणलांकर को ही महापुराण के नाम से जाना जाता है। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष गुणालंकर और ये क्या है, पाउमचर्यु, जसचर्यु। ठीक है,
क्या है, फूड़चर्यु और जसचर्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसमंजरी किस कवि की कृति है। रसमंजरी किस कवि की कृति है, तो ये नंददास की कृति है रसमंजरी। यहाँ पर रसमंजरी नंददास की रचना है। नंददास अष्टाप के कवि हैं। नंददास द्वारा रचित निम्न अनेकार्थ मंजरी, ठीक है, मान मंजरी, सुदामा चरित, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रास पंचाध्यायी तथा 10 स्कंद आदि, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं अन्य। नेक्स्ट है कि मृगावती के रचनाकार हैं। तो मृगावती किसकी रचना है, तो ये कुतुबन की रचना है। इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंझन की रचना का मधुमालती है। आलम की रचना का नाम आलम केली है और मुल्ला दाऊद की रचना का नाम चंदायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है। उपजीवी ग्रंथ कौन सा है, तो ये श्रीमद् भगवत पुराण है। इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ श्रीमद् भगवत पुराण है। सूरदास द्वारा रचित है ये, और भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में ये वर्णन श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोकों में मिलता है। सूरदास, सुरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो विनय पत्रिका की रचना हुई है ब्रज भाषा में। यहाँ व्याख्या देखेंगे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल एवं पार्वती मंगल। तो जिसमें जिसमें वली लगा है ये सारी ही किसमें है, ब्रज भाषा में लिखी हुई रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है। तो कौन सी संत कवि नहीं है, तो यहाँ पर तुलसीदास संत कवि नहीं है, क्योंकि ये क्या थे, राम भक्ति। तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण धारा के भक्ति राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। तो राघव चेतन किसका है, पद्मावत का पात्र है। इसकी व्याख्या देखेंगे। राघव चेतन सूफी काव्य पद्मावत का पात्र है। पद्मावत जयसीकृत सूफी ग्रंथ है। इनके अन्य पात्र रत्नसेन, पद्मावती, हीरामन, तोता, नागमती तथा अलाउद्दीन आदि इनके पात्र हैं, किसके, पद्मावत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। कुतुबन का ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ये मृगावती क्या है, कुतुबन का ग्रंथ है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ नाग का नाम मृगावती है। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। हंस जवाहिर के कशिक शाह हैं। चंदायन के मुल्ला दाऊद हैं, और ये सूफी काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया। साधना का समावेश किसने किया ये बताना है। तो यहाँ पर किसने किया था, अग्रदास ने किया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया। स्वामी अग्रदास द्वारा रचित रचनाएं ध्यान मंजरी, हितोपदेश, अष्टयाम और राम ध्यान मंजरी ये किसकी हैं, तो ये अग्रदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है, तो ये रहीम की रचना है मदनाष्टक। यहाँ पर मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास जी हैं। रहीम की अन्य प्रमुख रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, संघार सोष्ठा, वैराग्य नायिका, बरवे नायिका, भेद, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि केसों को किस वर्ग में रखना समीचीन है। ठीक है, तो केसों को रीतिबद्ध कवि के नाम से जाना जाता है। केसों को रीतिबद्ध वर्ग में रखना समीचीन है। रीतिबद्ध काव्यधारा में केसो, चिंतामणि, त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, पद्माकर, मतिराम आदि कवि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। तो शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवराज भूषण है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। तो इसकी व्याख्या है, शिवा बावनी के रचयिता भूषण। भूषण द्वारा रचित अन्य ग्रंथ निम्न है: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा आदि। केशव द्वारा रचित क्या है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय युग का एक अन्य नाम है। भारतीय युग का एक अन्य नाम क्या है? तो ये पुनर्जागरण काल है, अन्य नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से भारतीय युगीन लेखक कौन है? तो भारतीय युगीन लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, और कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, रामकृष्ण दास हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, किसके हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में आज्ञे के संपादकत्व में हुआ। तार सप्तक के प्रमुख कवि निम्न हैं: मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा आज्ञे। ये तो है क्या? तार सप्तक के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का कौन सा नहीं है? तो कब तक पुकारू ये यशपाल का नहीं है। ठीक है, ये कब तक पुकारू ये यशपाल का नहीं, बाकी ये किसका है? रंगे राघव का है। यहाँ पर इसकी फिलहाल व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या में देखते हैं। तो यहाँ पर कब तक पुकारू यशपाल का नहीं है। कब तक पुकारू प्रसिद्ध उपन्यासकार रंगे राघव का उपन्यास है। यशपाल कृत उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, पार्टी कामरेड। ठीक है, ये सब क्या हैं? यशपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? दूसरा ये 1951 में हुआ था, और तीसरा कब हुआ था? 1959 में हुआ था। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। इस तार सप्तक के अंतर्गत कौन कौन से कवि थे? तो कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्सायन। इतने लोग थे किसमें? तीसरे तार सप्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये क्या है? कविता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाएं हैं: हिम किरीटिनी, हिम तरंगड़ी, माता, युग चरण, मरण ज्वार और बेगुलो गूंजे धारा। ये तो किसकी हो गई? माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं। नेक्स्ट है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी व्याख्या देखेंगे। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा की अन्य प्रमुख रचनाएं निम्न है: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा। ये इनकी क्या है? कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार और राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये पंत जी को कहा जाता है। इनकी कुछ व्याख्या देखेंगे। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार पंत सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, गाम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, स्वर्णधूलि एवं लोकायतन। ये क्या है? पंत की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है, तथा सामधेनु कवित्त रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं, प्रेमचंद के बेटे। यह प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है। और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा रचित निराला की जीवनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो लोग चैनल को अभी ज्वाइन नहीं करे हैं, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? मुझे चांद चाहिए, ये किसकी कृति है? तो ये क्या है? उपन्यास है। किसका है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, अंधेरे से परे एवं दो मुर्दों के लिए सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सारा आकाश किसकी कृति है? तो सारा आकाश किसकी कृति है? तो ये राजेंद्र यादव की कृति है। इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे। सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है। राजेंद्र यादव के अन्य प्रमुख उपन्यास उखड़े हुए लोग, उल्टा साह और मात्र 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजाने पल तथा मंत्रविद्ध आदि। ठीक है, ये तो रही इनकी कुछ रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संचय की एक रात किस कवि की कृति है? तो संचय की एक रात किसका है? तो नरेश मेहता का है। इनकी कुछ अन्य देखेंगे, कुछ अन्य रचनाएं। नरेश मेहता का है संचय की एक रात। वन पाखी सुनो, बोलने दो, चीड़ को, चैत्या एवं अररिया, नरेश मेहता का। ये क्या है? समय देवता एक लंबी कविता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। तो ये किसका है? मोहन राकेश का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। जो लोग न्यू टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करे हैं वो ज्वाइन कर लें, उस पर इसको PDF आप लोगों को मिल जाएंगी सारी क्लासें की। ठीक है, तो यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन का नाटक है मोहन राकेश का। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। ठीक है, तो ये तो रहे इनके अन्य नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं। तो कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये सेनापति की रचना है। यहाँ पर इनकी व्याख्या देखेंगे। सेनापति इसके रचयिता हैं। इनके अन्य ग्रंथ है काव्य कल्पोत्तम, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कवित्र रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, यही इसका सही जोड़ा है। फिलहाल इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या है, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, संकादित संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है, और राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि 500 से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको परिवर्तन काल कहा जाता है, क्योंकि हर समय इसका नाम बदलता गया। यही कारण है कि इसे परिवर्तन काल के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर देखते हैं इसकी सारणी कुछ। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक काल वैदिक काल 650 ईस्वी तक, रचनात्मक काल 650 से 850 ईस्वी तक, निर्णयात्मक काल 850 से 1050 तक, और व्याख्या काल 1050 से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निर्धन के धनसी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सा सी से लग जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। यहाँ दो भिन्न वस्तुओं के रूप में गुण, आकृति आदि को लेकर क्षमता प्रदर्शित की गई, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और बाकी इसके वाचक शब्द क्या आते हैं? सा सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए, दोहा वह अर्धमात्रिक छंद है जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में अंत में गुरु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सद्गुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें ऊ लाला है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए 15 एवं 13 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं से संयुक्त छंद को उलाला कहा जाता है। इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं एवं सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कहा कई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, तो रौद्र रस है। उन्होंने गुस्से से कहा, किसने, केकई ने। और इसमें इसकी व्याख्या देखेंगे। इसमें रौद्र रस है शत्रु की अपमान जनित चेष्टाओं, गुरु निंदा, देश धर्म का अपकार और अपमान होने पर क्रोध अस्थायी भाव से रौद्र रस निष्पन्न होता है। मतलब कि किसके ऊपर, ये गुरु की चेष्टा के ऊपर, गुरु निंदा पर, देश धर्म पर और किस पे किया गया है, शत्रु पर। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, रौद्र रस है। और रौद्र का ये क्या है, क्रोध का रौद्र रस है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पायो जी राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर भक्ति रस है। ये किसने कहा था, सहृदय हृदय में वासना या संस्कार रूप में स्थित ईश्वर विषयक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारियों द्वारा पुष्ट होकर रमावस्था में पहुँचता है, तब भक्ति का रस निष्पन्न होती है। भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति या ईश्वर से प्रेम होता है। ठीक है, ये मीरा जी ने कहा था। ठीक है, ये मीरा का पद है, उन्होंने ही कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्रकट आभरण से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास सौर सैनी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा बोली का क्षेत्र है, आगरा बोली का क्षेत्र कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर ब्रज भाषा का क्षेत्र है आगरा। आगरा में क्या बोला जाता है, ब्रज बोली जाती है। यहाँ पर कुछ व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं और एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर आदि में क्या बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, कौन सी ध्वनि है, संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर ओ क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त ध्वनि है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन नहीं, इसे संयुक्त ध्वनि कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे दिए गए विकल्प में संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है ना, क्या है, ये संयुक्त स्वर है। सॉरी, हाँ, ये संयुक्त स्वर है। और क्या है, संयुक्त स्वर है। ये क्या है, संयुक्त स्वर है, लेकिन ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन से मिलकर नए सार्थक व्यंजन का निर्माण करते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं, इसे सा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चारों क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग्म आघोष ध्वनि है। कौन सा युग्म है, आघोष ध्वनि है। तो पा और फा क्या है, आघोष ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ कैसा शब्द है, ये बताना है। तो ये कैसा शब्द है, योग रूढ़ी शब्द है। यहाँ व्याख्या देखेंगे। योग रूढ़ी शब्द एक अन्य शब्दों के योग से बनता है एवं एक विशेष अर्थ लिए होता है, जैसे कि लंबोदर, दशानन आदि, है ना। अब अगर याद करना चाहो तो जो भी बहुव्रीहि वाले शब्द होते हैं, बहुव्रीहि समास के, उनसे याद कर सकते हो। ठीक है, बहुव्रीहि समास में भी तीसरा अर्थ निकलता है और इसमें भी तीसरा अर्थ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है, तो टा महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो
व्याख्या में प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है। ठीक है, और टा क्या है, पहला वर्ण है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो संवैधानिक मान्यता मिली थी यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को। यहाँ पर सितंबर होना चाहिए, अक्टूबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सितंबर होना चाहिए, अक्टूबर नहीं होना चाहिए। यहाँ व्याख्या में देखिए 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अशोक क्या है, कर्ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो खटमल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला है। बाकी डिबिया, दात्री और जीव स्त्री लिंग है। ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया है और कई एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमा के समान मुख है ना, तो किसका है, कर्मधारय समास का। ठीक है, कर्मधारय समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इसमें शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो मैं सादर नमस्कार करता हूँ, यही शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अगर हर्ष का समानार्थी पूछेगा तो खुशी, लेकिन विलोम पूछेगा तो विषाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो समाचार भेजता है उसको क्या कहते हैं, संवाददाता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत क्या है? तो सही कहावत इसकी क्या हो जाएगी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ाना, एक तो पहले से वो कड़ुआ है, दूसरा और कड़ुआ उसमें मिलाया गया। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नैषिध चरितम किसकी रचना है? तो नैषिध चरितम किसकी रचना है? तो ये श्री हर्ष की रचना है। अगर पूछेगा कि औषधियों की मान्यता किस महाकाव्य को मिली है? तो नैषिध चरितम को ही मिली है। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या क्या है, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुंवर संभवम, रघुवंशम, ये कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना माघ की है? माघ की रचना शिशुपाल बद्धम है। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। दस कुमार चरितम दंडी का है, मेघदूतम महाकवि कालिदास का है। ठीक है, किरातार्जुनीयम किसका है, भागवत महाकाव्य है। ठीक है, ये क्या है, एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़े में बहुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता का बहुवचन क्या होगा? तो कविता का बहुवचन क्या हो जाएगा, कविताएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जीव एषणा का संधि विच्छेद कीजिए। जीव एषणा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवधन एषणा, क्या हो जाएगा, जीवधन एषणा हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या है, यह एक वृद्धि संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमातुर शब्द में इनमें कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो प्रेमातुर में ये द्विगु समास नहीं है, क्योंकि द्विगु समास में जहाँ पर समूह की बात होती है वहाँ पर द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर समूह की बात नहीं है। तो प्रेमातुर में क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सह हस्तेन खदति, सह हस्तेन खदति, वह हाथ से खाता है, इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, क्योंकि वह हाथ से क्या करता है, खाता है। खदति माने खाता है। तो यहाँ पर क्रिया हुई है किसकी, से के द्वारा, है ना, से के द्वारा क्रिया हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता का मम्र में कौन कौन सी विभक्ति है? कविता के मम्र, तो कविता के मम्र में षष्ठी विभक्ति है,
ठीक है, ये संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कृष्णों में समास कौन सा समास है? राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो राम कृष्णों में है क्या? द्वंद्व समास है, राम और कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सज्जन पापाद जुगुस्सते, सज्जन सज्जना पापाद जुगुस्सते, सज्जन क्या करता है? सज्जन पाप से घृणा करता है ना, क्योंकि घड़ा का क्या है? ये घृणा का अस्थाई भाव है क्या? जुगुस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामेण सह सीता वनम गच्छति, रामेण सह सीता वनम गच्छति, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा राम के साथ सीता वन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो सुबह दोपहर शाम किस तो ये कमलेश्वर की रचनाएं हैं, सुबह दोपहर शाम। अन्य इनकी क्या है? एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, रेगिस्तान एवं कितने पाकिस्तान। ठीक है, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरप्पा को माना है। और किसने? हजारी प्रसाद रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है ना? तो लगभग में पूछेगा मिश्र बंधु, अगर लगभग में पूछेगा तो 5000, अगर ऐसे वर्णित पूछेगा तो वर्णित में 4500। ठीक है, और ये मिश्र बंधु का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय के मध्वा ने ब्रह्मा संप्रदाय एवं स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ठीक है, वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। फिर विठलनाथ के गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये तो थे 8 इनके शिष्य अष्टछाप वालों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है, नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? तो नूर मोहम्मद की रचना क्या है? अनुराग वासुड़ी है। ठीक है, और मधुमालती मंझन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। इनकी कुछ व्याख्या देखेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब संकलित इनकी प्रमुख रचनाएं जपजी, आशा दीवार और सोहिला, नसीहतनामा इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार के वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इनकी कुछ व्याख्या देखेंगे। सूर सहारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी कवि ने नहीं किया। ठीक है, इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भक्ति का प्रारंभ होता है कहाँ से? दक्षिण भारत से होता है, दक्षिण भारत से होता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। दक्षिण भारत से हुआ भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा 375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक मानी है। भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों में भक्ति परंपरा का सूत्रपात ईसा से कई शताब्दी पहले ही हो चुका था। दक्षिण में अलवार भक्तों की परंपरा 7वीं सदी से बराबर चली आ रही थी। इसके अलावा अलवार वस्तुतः वैष्णवों का तमिल नाम है। वैष्णवों का कहाँ नैमार कहा जाता है। ठीक है, अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है तथा इनके
नेक्स्ट देखेंगे, तथा इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया, जिसमें लगभग 4000 पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ज्ञानदीप के रचयिता हैं। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो शेख नवी हैं ज्ञानदीप के रचयिता। और यहाँ पर मृगावती मंजन की है, मधुमालती चित्रावली उस्मान की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो ये साहित्य लहरी में संकलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? कौन सी कृति है जो केशवदास की नहीं है? तो यहाँ पर अनेक मंजरी ये नंददास की कृति है, केशव की नहीं है। ठीक है, पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, उससे आप लोग कुछ इनकी जो अन्य रचनाएं हैं पढ़ लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो रीतिकाल का समय इन्होंने माना है 1700 से 1900 विक्रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता इनके काव्य में रही है रीतिकाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकट चित्रण के लिए क्या है? विख्यात है, मतलब कि प्रसिद्ध है। तो सेनापति प्रसिद्ध हैं अपने प्रकट चित्रण के लिए। उनकी जो रचना है वो कवित्र रत्नाकर भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? छायावादी कवि कौन नहीं है? तो शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं। तो कुरकुर स्वाहा उपन्यास किसका है? तो ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो ये हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसकी जो व्याख्या है, ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी न्यू चैनल पर। ठीक है, न्यू टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पर कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, इंदा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा, पहला और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रत्नाकर कृत ऊधो शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ऊधो शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो किस में उठाई गई है? तो ध्रुव स्वामिनी में उठाई गई है, और ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? तो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले हैं कौन? जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो सन 1900 समकालीन कविता नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो राग दरबारी किसका है? तो ये श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, किसका है? श्रीलाल शुक्ल का क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सचेतन किसका है? महीप सिंह का है। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ में तुम लोग देख लेना, यहाँ पे ये जो दी है व्याख्या। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी कृति आगे की है? तो कौन सी कृति आगे की है? तो हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाल कृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन है? बाल कृष्ण शर्मा नवीनकृत हम विश्वई जन्म के। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे इग्नोर मत करना, इसे जरूर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो ये एक क्या है? 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर चिंतामणि का काव्य प्रकाश, यही इसका क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मैला आंचल के लेखक हैं,
और आप लोगों को जो PDF मिलेगी वो न्यू टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महिला आंचल फैसलारात रेणु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कहती हुई योत्रा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हो गए पंकज नए। प्रस्तुत पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर मनु मानो जानो जनहु मनहु लग जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो चरण के समान, हरि के क्या है, पैर हैं, किसके समान, कमल के समान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कैसे, भगवान के पैर कैसे हैं, कमल के समान हैं। नेक्स्ट है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जिसकी 16 मात्राएं होती हैं और 16-16 मात्राओं वाला ये क्या होता है, छंद होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद कहलाता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन बटन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये PDF आप लोगों को न्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।